इस बात के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि आपकी उपस्थिति मेरे लिए कल्पना से कम नहीं है, और अभी भी ये सहसा विश्वास नहीं है कि मैं आपके पास बैठा हूं। और मैं प्रश्नों की सिलसिला में आगे बढ़ूं तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि आप अपने जीवन के संघर्ष, सफर और सफलता तीनों को संक्षेप में हमें बताएं कि आपने ये यात्रा की कैसे। आप इतनी ऊंचाई तक एक सामान्य घर से सचिव जैसे पद तक पहुंचना, और फिर ज्योतिष के सर्वोच्च स्थान पर, जहां ब्रिटेन, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू जैसे अखबार आपके दरवाजे पर ऐसा भीड़ लगाते थे कि डिपार्टमेंट को मजबूरी में इनको ऑर्डर एनओसी देना पड़ा कि ठीक है आप ज्योतिष का काम करिए। ये स्थिति आ गई। आदरणीय सर, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा। हेलो। हाँ सर। हेलो। मंगल जी, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए। मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। और सर्वप्रथम मैं प्रभात त्रिपाठी जी को और इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज उन्होंने मुझे मौका दिया आप सबके बीच में आने का, और बहुत अच्छा लगा। और खास तौर से हम लोग जो कर रहे हैं आजकल ज्योतिष, तो ज्योतिष के बारे में बताने का, और जो ज्योतिष के बारे में हमारी बहुत भ्रांतियां हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने का मुझे मौका मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं पहली बार ही गोरखपुर आ रहा हूँ। और जहाँ तक मेरे जीवन का सवाल है, मैं बहुत एक साधारण परिवार, मेरे पिताजी यूपी गवर्नमेंट में पीसीएस ऑफिसर थे, और मैंने 13 साल की उम्र में हाई स्कूल पास किया। 15 साल की उम्र में मैंने इंटरमीडिएट पास किया यूपी बोर्ड से। और उस समय यूपी बोर्ड बहुत बड़ा होता था, आजकल तो आधा हो गया है, पहले बहुत बड़ा होता था एक्चुअली में। और उसमें पोजीशन लाना बहुत मुश्किल होता था, बहुत लगता था। मेरी उम्र तो 15 साल की थी, तो मेरी 5वीं पोजीशन आई वहां पर। और जबकि मैंने जो पूरा जो एग्जाम दिया था, मुझे टाइफाइड था उस टाइम, 104 फीवर था, और डॉक्टर्स ने मना किया था कि आप एग्जाम दे रहे मत भेजिए इसको जो है। बट एनीवे, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं शायद इंजीनियरिंग में एडमिशन लूंगा। बट पता नहीं दुर्भाग्य था या सौभाग्य था कि उस समय इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए रुड़की में उम्र 17 साल की और आईआईटी में 16 साल थी, तो मैं एलिजिबल नहीं था। तो मुझे आगरा यूनिवर्सिटी में बीएससी में एडमिशन लेना पड़ा, और मैंने 17 साल की उम्र में बीएससी किया। और आज वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इतनी कम उम्र में कोई ग्रेजुएट नहीं है, साइंस ग्रेजुएट आज के टाइम में जो है। और ग्रेजुएट करने के बाद मैं 21 साल में मैंने इंजीनियरिंग कर लिया था कंप्लीट। उसके बाद मैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में अपियर हुआ, और वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ, वहाँ पे मेरी टॉप पोजीशन आई, और मैं भारत सरकार से एडिशनल सेक्रेटरी की पोजीशन से रिटायर हुआ हूँ। और मैंने बहुत रेलवे में भी काम किया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी काफ़ी काम किया। तो प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ बहुत सक्सेसफुल रही। और इसी बीच में जब मैं करीब 25 साल का था, तो मैं अपने मदर के पास गया, और मदर ने मुझे सडनली अपने पुराने बक्से से एक हॉरोस्कोप निकाल कर दिया। और बहुत लंबा हॉरोस्कोप था जो मेरे जन्म के समय बना हुआ था। तो बहुत उत्सुकता हुई कि क्या है उसको जो। और जब मैंने पढ़ा उसको, मुझे ताज्जुब हुआ कि एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस तो मेरी लाइफ के लिए बिल्कुल ट्रू था। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि कोई मेरे जन्म के समय कैसे लिख सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। तो एक साइंस का विद्यार्थी होने के कारण बहुत उत्सुकता हुई, और मेरे परिवार में किसी को भी ज्योतिष के बारे में, मेरे ख्याल में कितनी भी पीढ़ियां हो, कोई एबीसी भी नहीं जानता। तो मैंने बहुत सारे ज्योतिषियों से दिल्ली में कांटेक्ट किया, बहुत बड़े ज्योतिषियों से, कि मुझे सिखाइए क्या विद्या है ये। पर कोई तैयार नहीं हुआ कि हम सिखाते नहीं है ये विद्या जो है। तो ये दुर्भाग्य था। मैंने बहुत देखा उस टाइम, एक एस्ट्रो साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन था, वो क्लासेज लेते थे एस्ट्रोलॉजी की जो है। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा मौका है, ज्वाइन किया जाए। तो मैंने वो क्लासेस की, 4 साल मैंने कोर्स किया वहाँ पर। और कोर्स करने के बाद जब मुझे वहाँ गोल्ड मेडल मिला,
तो सबने कहा नहीं आप पढ़ाइए यहाँ पर। तो विश्वास नहीं हुआ कि एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी जो कभी ज्योतिष में विश्वास नहीं करता था उसको आप पढ़ाने का मौका मिल रहा है। मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं पढ़ाएंगे जो है। तो आज मुझे करीब 45 साल हो गए हैं ज्योतिष पढ़ाते हुए जो है। और देश के विदेश के और ऐसे लोग नहीं पढ़ते ज्योतिष, बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं जो सीईओ वगैरह हैं, बहुत विदेश में हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, कई तो बहुत टॉप पोजीशन में हैं। वो लोग ज्योतिष सीखते हैं और बहुत संख्या में आजकल ज्योतिष लोग सीख रहे हैं। और इसके अलावा जब मैं रिटायर हुआ तो मुझे एक मौका मिला, लद्दाख में एक महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर है, वो एक भिक्षु संघ सेना है उसके संस्थापक, जो कि एक बहुत बड़े बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम है। और मैं एक दिन ऐसे बैठा हुआ था तो मेरा एक दोस्त है जर्नलिस्ट, उनका फोन आया कि जैन साहब आप एक बुद्धिस्ट मॉन्क आए हैं, उनके साथ बात करने के लिए चलेंगे आप? मैं कहा चलते हैं, क्या प्रॉब्लम है। और मैं उनके साथ करीब 1 घंटा रहा और 1 घंटे बाद उन्होंने कहा कि नहीं अनिल जी आपको हमारे साथ लद्दाख जाना है। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह से लद्दाख जाना पड़ेगा, और पता नहीं कौन है, मैं जानता भी नहीं हूँ उनको जो है। और लद्दाख का कभी सोचा भी नहीं कि लद्दाख जाने का कोई टाइम है। मैंने बच्चों से कहा, बच्चों ने भी कहा कि आप क्या कर रहे हो, कौन है, क्यों जा रहे हो, ये छोड़ो, ये कहाँ चक्कर में फंस गए हो जो है। मैंने कहा चलो देखते हैं, अगर कुछ होगा वापिस से तो आना है और क्या होगा। तो मैं वहां गया। और ताज्जुब की बात है कि आज मैं भी उनसे पूछता हूँ कि आज आपने मेरा टिकट क्यों बुक कराया था उस टाइम। उन्होंने टिकट बुक कराया, एक साधु मेरा टिकट बुक करा रहा है। और आज भी मैं वो जवाब नहीं दे पाते कि आपने टिकट क्यों बुक कराया। और वहां जब मैं गया और ये 250 एकड़ का कैंपस है, और जो मैंने देखा, हम लोग बहुत बात करते हैं, स्वर्ग की बात करते हैं, शंग्रीला की बात करते हैं, और हम कल्पना करते रहते हैं कि पता नहीं कैसा होगा। बट मैं आप सबको भी ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको अनुभव करना है कि स्वर्ग क्या है, शंग्रीला क्या है, तो आप लद्दाख जाइए। और खास तौर से जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उनके आश्रम में जाइए, तब आपको पता लगेगा कि एक व्यक्ति अकेला, और लद्दाख आप शायद जानते नहीं है कि वहां पर पाकिस्तान का बॉर्डर है, चाइना का बॉर्डर है, तो वहां का टेम्परेचर -35, -40, -50 डिग्री तक जाता है। वहां कुछ भी पैदा नहीं होता, कुछ भी पैदा नहीं होता। और इतनी गरीब है लोग, ट्राइबल एरिया है, वहाँ के बच्चों को हम लोग लाते हैं, रेजिडेंशियल स्कूल है, छोटे छोटे बच्चों को 3 साल 4 साल के बच्चों को जो है उनको पढ़ाते हैं। और पढ़ाकर आज सभी कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कई विदेशों में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा वहाँ हॉस्पिटल है। और जब ये कोविड हुआ था तो लद्दाख में कोई फैसिलिटी नहीं थी कोविड पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, तब सरकार ने हमारा हॉस्पिटल ही लिया और सारे जो कोविड के पेशेंट थे वहीं ट्रीट हुए। और हम लोगों का बहुत बड़ा एक ओल्ड एज होम है और एक वर्ल्ड क्लास मेडिटेशन सेंटर है। पूरी दुनिया से जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस के लोग हैं के लिए, और उनको भेजा जाता है साल में एक बार मेडिटेशन करने के लिए जो है। और मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर भी हूँ, और मेरी एक आध्यात्मिक यात्रा गुरु जी के साथ चल रही है। ज्यादातर मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। अभी भी दिल्ली में प्रोग्राम हुए थे, दिल्ली में है, अब मैं कल जाऊंगा, कल प्रोग्राम है वहाँ पर जो है। तो उसी यात्रा में मैं जुड़ा हुआ हूँ। और ज्योतिष के क्षेत्र में जैसे मैंने कहा कि हम लोग बहुत क्लासेस होती हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस हो, जो भी मतलब आप सोच सकते हैं हाई लेवल पर लोग हैं, सभी कंसल्ट करते हैं। और मैं कहता हूँ कि ये एक ऐसा ज्ञान है, और ज्ञान ही नहीं है, एक दिव्य ज्ञान है, डिवाइन नॉलेज है। और कहता हूँ कि इससे अच्छा स्वयं प्रबंधन या सेल्फ मैनेजमेंट का और कोई तरीका नहीं है। और ज्योतिष का हम अपनी लाइफ में उपयोग करके हम एक अच्छे इंसान ही नहीं बन सकते, बल्कि इस दुनिया को भी एक स्वर्ग बना सकते हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जो सर के बारे में और अच्छी चीज थी जिसकी चर्चा सर कर रहे थे, वहाँ बहुत ध्यान सेंटर वाला,
उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सर की संस्था को और सर को पुरस्कार भी मिल चुका है। और वो वाकई बहुत ही, मतलब मैंने जैसे कहा ना सर, जो काम कर रहे हैं सबके लिए बस एक ही शब्द बना है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम उसी प्रश्न पर आते हैं जो हमने अपनी चर्चा के दौरान कहा था। हम कैसे, एक सामान्य व्यक्ति ये कैसे मान ले कि ज्योतिष सच है या झूठ है? क्योंकि सामान्य जो शिक्षा होती है उसमें बच्चों को यही बता दिया जाता है कि तुम विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हो और ज्योतिष के चक्कर में कहां पड़ गए। तो सर इस पर मैं चाहूंगा कि आप मार्गदर्शन करें कि समाज इस चीज को कैसे काउंटर करे। मैंने कहा कि जहां तक ज्योतिष का सवाल है, ये उतना ही पुराना ज्ञान है जितने हमारे वेद पुराने हैं। भैया थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा। और जैसा अभी प्रभात जी बता रहे थे कि वेदों के 6 अंग हैं और उसमें ज्योतिष को कहा कि ज्योतिष वेदों की आंखें हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। इसका अर्थ यह है कि बिना ज्योतिष के जाने हुए हम वेदों का उपयोग अपने जीवन में नहीं कर सकते। तो जहां तक नॉलेज का सवाल है, इतना पुराना ज्ञान है। और ज्योतिष का अर्थ क्या है? ज्योतिष का अर्थ है कि मानव जीवन पर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है। और जैसे ही हम कहते हैं कि मानव जीवन पर ग्रहों का प्रभाव, तो हम सबके मन में एक प्रश्न आना चाहिए, जो ग्रह हैं वो मिलियन एंड मिलियन माइल्स अवे हैं हमारे से, तो उनका प्रभाव हमारे पर कैसे हो सकता है? कि किसी को विश्वास नहीं होता और सब कहते हैं कि ये तो सब बकवास है, इसलिए बकवास करने लगते हैं। बट मैं उन्हीं सबको एक उदाहरण देता हूँ। समुद्र में ज्वार भाटा आता है, सबको मालूम है, और आप कल्पना भी नहीं कर सकते समुद्र में कितना मास है, कितना पानी है, और वो पानी 15-15 फीट ऊपर चला जाता है। और क्यों होता है? हमको सिखाया जाता है सभी बच्चों को कि जब सन और मून का ग्रेविटेशनल पुल कंबाइंड होकर पृथ्वी पर पड़ता है तो समुद्र में तो ज्वार भाटा आता है। तो लोग कहते हैं कि आता होगा समुद्र में, कुछ कारण होगा, इस पानी में तो नहीं आ रहा, मेरे गिलास रखा हुआ है। तो मैं उनको बताना चाहूंगा पहली चीज कि हमारी जो बॉडी है वो 70% पानी है, पहली चीज। और आपको ताज्जुब होगा जानकर आज कि मेडिकली ये प्रूव हो चुका है कि जो सॉल्ट, जो लवण सी वाटर में है, वही सॉल्ट हमारे बॉडी में है, ब्लड में है। और उतना ही नहीं कि वही लवण है, वही सॉल्ट है, उनका परसेंटेज भी वही है। वो शायद लोग नहीं जानते। हमारी बॉडी जो है एग्जैक्टली वही है जो समुद्र का पानी है। ये वो पानी ये नहीं है जो हम सामने गिलास रखा हुआ है। तो इसलिए जब एक चंद्र और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पूरे समुद्र में तूफान ला सकता है, तो हमारे जीवन में क्यों नहीं लाएगा? तो इसी तरह से हर प्लैनेट का हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट होता है। और अभी मैं कुछ वर्ष पहले जब जॉन एफ कैनेडी जूनियर की डेथ हुई थी अमेरिका में, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज पर एक स्टोरी पब्लिश हुई थी कि रिमेन्स ऑफ जॉन एफ कैनेडी जूनियर कंसाइन्ड टू द सी। मैंने कहा कंसाइन्ड टू द सी का क्या मतलब है वहां पर? तो वहां पर जब जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंट थे तो 1960 में उन्होंने एक स्पीच डिलीवर की थी और उसका उन्होंने 2 लाइन कोट की थी। और उसमें लिखा हुआ था कि हमारी ब्लड के अंदर वही सॉल्ट है, वही प्रतिशत में है जो समुद्र के पानी में होते हैं। तो इसलिए हम समुद्र में रिमेन्स को डालने का अर्थ यह है कि हम कहाँ से आए थे वहीं चले जाते हैं, वहीं हमारा विलय हो जाता है। और हम भी वही करते हैं सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में। हम अपने रिमेन्स को गंगा जमुना में प्रवाहित करते हैं और वो भी समुद्र में ही जाते हैं। तो समुद्र से ही हम आए हैं और समुद्र में ही हमारा विलय हो जाता है। और अभी क्योंकि लोगों को शांति नहीं होती, ज्योतिष कहता है तो कोई विश्वास नहीं करता है, तो अभी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट थे, नेचुरलिस्ट थे, रेशनलिस्ट थे, सब इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा कि देखा जाए कि ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा का जो हम साइज देखते हैं रोज, इसका मानव जीवन के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है।
और उन्होंने बहुत सारे इकट्ठा होकर एक्सपेरिमेंट किए, ऑब्जर्वेशन लिए, और बड़ी बड़ी सिटीज में उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम में देखा कौन कि किस दिन कौन सबसे ज्यादा होती है, किस दिन क्राइम पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा होते हैं। और फिर उन्होंने ये भी देखा कि जो गेम है, जैसे मान लीजिए फुटबॉल है, हॉकी है, तो क्या प्लेयर्स का कुछ बिहेवियर चेंज होता है अलग अलग दिन में जो है। और उसके बाद जब ऑब्जर्वेशन के बाद ये स्टोरी इधर आई, इसमें पब्लिश हुई थी, और उसमें लिखा हुआ था कि डज द मून मेक अस लव। और उसमें उन्होंने कहा कि जो पुलिस कंट्रोल रूम में उन्होंने कॉल देखी कि कहा कि पूर्णिमा के दिन सबसे ज्यादा कॉल आती है पुलिस कंट्रोल रूम में, हमारा मन सबसे ज्यादा गड़बड़ करता है, वो हम उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। ये प्रूव किया गया। और उन्होंने कुछ मैसेज देखे और देखा कि वो ही प्लेयर है, वो ही मैच है, वो ही स्किल है, कुछ बिहेवियर में चेंज आता है प्लेयर्स के नहीं। आपको ताज्जुब होगा कि जिस तरह से लोग अष्टमी के दिन खेलते हैं और जिस तरह से पूर्णिमा के दिन खेलते हैं, जमीन आसमान का अंतर है। आपको ताज्जुब होगा कि अष्टमी के दिन क्या हो गया इन लोगों को, आप क्यों नहीं खेल पा रहे जी, वही लोग हैं, सिर्फ दिन का अंतर है। और फिर उन्होंने कहा कि जो चंद्रमा है उसका इफेक्ट हमारे बर्थ रेट पर भी होता है, फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसके ऊपर भी इफेक्ट होता है। तब जाकर लोगों को विश्वास हुआ। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप सब लोग हैं यहाँ पर। पूरी दुनिया इस ज्योतिष का बहुत एक उपयोगी तरह से इस्तेमाल कर रही है। आपको ताज्जुब होगा, मैं कुछ अगर एग्जाम्पल दूं आपको, हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो है मेडिसिन का नाम लिखने से पहले वो क्या लिखता है, और आई टेल यू गो टू एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, दवाइयों का नाम लिखने से पहले हर व्यक्ति RX लिखता है, हर डॉक्टर पूरी दुनिया में। किसी ने नहीं कहा कि मैं RX क्यों लिख रहा हूँ या मुझे ऑब्जेक्शन है RX लिखने में, पर पूरी दुनिया लिख रही है। और आप किसी से भी पूछिए, किसी भी डॉक्टर से पूछिए, किसी भी पेशेंट से पूछिए, कोई नहीं बताएगा आपको क्यों लिखा जा रहा है। और ताज्जुब होता है कि अब मेडिकल पढ़ते हैं 10 साल 15 साल, हम पूछते भी नहीं है कि हमको RX क्यों लिखवाया जा रहा है। आपको ताज्जुब होगा कि RX जो है ये ज्योतिष में एक ग्रह होता है जुपिटर या गुरु जिसको हम बोलते हैं, और गुरु इज लाइक डिवाइन ब्लेसिंग। जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद मिलते हैं, तो वही RX की फॉर्म में लिखा जाता है। और प्लैनेट है, प्लैनेट तो किसी कास्ट या नेशन को बिलोंग नहीं करते, वो तो यूनिवर्सल है, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई उसको लिखने में, जो है पूरी दुनिया लिख रही है। हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, आप देखिए कि जब ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, जब वो एंटर करते हैं तो सबसे पहले कपड़े चेंज करते हैं, और किस रंग के कपड़े पहनते हैं, ग्रीन कलर के कपड़े। और यहाँ नहीं, एक हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा, कैन यू गो टू एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, हर ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, ग्रीन कलर के कपड़े पहनता है। और आप जाएंगे ऑपरेशन थिएटर में तो कर्टेन भी ग्रीन होते हैं, कारपेट भी ग्रीन होता है, और जिस टेबल पर पेशेंट को लिटाया जाता है उसमें भी ग्रीन कलर का कपड़ा होता है। और मैंने बहुत इंटरनेट पर देखा और सब जगह ये लिखा हुआ है कि ग्रीन कलर इज वेरी सूदिंग टू द आईज, इसलिए हम करते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, अभी मैं एक टेड टॉक्स में मेरा एक टेड टॉक हो रही थी, मैं मेंशन कर रहा था, तो सबने कहा नहीं नहीं इंटरनेट पे तो ये लिखा हुआ है। मैंने कहा आर वी गोइंग फॉर एंटरटेनमेंट इन द ऑपरेशन थिएटर, वी नीड अ सूदिंग कलर। ऑपरेशन का पर्पस क्या है, उसमें हम जो प्रोसीजर करते हैं वहाँ क्या रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट ये है कि डॉक्टर जो ऑपरेशन कर रहा है या जो पैरामेडिकल स्टाफ ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ द पेशेंट, कि कहीं उनका नर्वस सिस्टम में गड़बड़ ना हो जाए, नर्वस सिस्टम कंट्रोल में रहे, दैट इज द रिक्वायरमेंट। और ज्योतिष में एक ग्रह होता है जिसको हम मरकरी कहते हैं, बुध कहते हैं, और बुध हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, तो हम बुध का सहारा लेते हैं। हम किसी भी कोर्ट में जाते हैं, आप देखते हैं कि एडवोकेट हो, जजेस हो, काला कपड़ा पहनते हैं, तो लोअर कोर्ट में एक काला कोट पहन लेते हैं, और अगर आप हायर कोर्ट में जाएंगे पूरा का पूरा ब्लैक कलर से अपने गाउन को, बॉडी को कवर करते हैं। वहां ऐसा क्या प्रेम हो गया ब्लैक कलर से, क्योंकि दुनिया इस्तेमाल कर रही है,
ब्लैक कलर ही क्यों? आपको ताज्जुब होगा, उसका भी संबंध जो है ज्योतिष से है। और ज्योतिष में जो ब्लैक कलर है वो प्लैनेट सैटर्न है, शनि है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और शनि की दो क्वालिटीज हैं। तो शनि से प्रभावित लोग होते हैं, दे बिहेव लाइक एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, वो जल्दीबाजी नहीं करते कोई भी जो है। और वही जरूरत है कोर्ट में कि आप बिना सोचे समझे, बिना केस को सुने हुए, बिना उसके प्रॉस एंड कॉन्स को एग्जामिन किए हुए अगर हम डिसीजन ले लेंगे तो अगेन क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ लिटिगेंट कर सकते। तो उसको रोकने के लिए आप ब्लैक कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप देखिए कि लोअर कोर्ट में स्टेक कम इन्वॉल्व होती है तो कोर्ट ध्यान देते हैं, हायर कोर्ट में स्टेक इन्वॉल्व ज्यादा होती है तो पूरी की पूरी बॉडी को ब्लैक कलर से कवर करते हैं। और सेकंड जो है वो ये भी इंश्योर करता है कि जस्टिस शुड बी डिलीवर्ड, किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। तो अपने बुद्ध शनि का सहारा लेना शुरू कर दिया। इसके अलावा अभी कुछ साल पहले दिल्ली में प्राइवेट बस सर्विस चलती थी और पहले ग्रीन लाइन बस सर्विस शुरू हुई तो दैट वाज डूइंग ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद ब्लू लाइन बस सर्विस शुरू हुई, फिर भी वो भी ठीक चल रही थी। तो बसेस की शॉर्टेज होने की वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि रेड लाइन और इंट्रोड्यूस करना। और अगर आपको किसी को मालूम है कि जिस दिन रेड लाइन बस सर्विस इंट्रोड्यूस हुई पूरे दिल्ली में हंगामा हुआ, इतने लोग मरे उन बसेस के व्हील्स के नीचे कि आपको विश्वास नहीं होगा। और उसी दिनों में गवर्नमेंट को रेड लाइन बस सर्विस अपने जो उनका बसेस का जो होता उसमें से निकालनी पड़ी। ये रिकॉर्ड में है कि जैसे ही रेड लाइन बस सर्विस शुरू हुई इतने ज्यादा एक्सीडेंट होना शुरू हो गए। और हमें जो मालूम होना चाहिए कि रेड कलर हमारे प्लैनेट मंगल का होता है। जैसे मैंने कहा कि शनि से प्रभावित लोग जल्दीबाजी नहीं करते हैं, लेकिन मंगल से प्रभावित लोग होते हैं बहुत जल्दीबाजी करते हैं और बहुत रैश होते हैं एक्शन में। अभी मैं टीवी में एक यही प्रोग्राम कर रहा था तो एंकर ने एकदम से पूछा मुझसे, जैसा व्हाट आर यू टॉकिंग, हैव यू एवर बीन टू मुंबई? मैं कहा यस आई हैव बीन टू मुंबई बट हैव यू एवर ट्रैवल्ड इन दोस बसेस? मंगल की जो खास बात है कि जितने भी हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं, पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो सब मंगल से प्रभावित होते हैं। मंगल से प्रभावित लोगों को अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग दें, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इम्पोज करें तो दे आर वेरी प्रोडक्टिव, बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन ये दोनों चीजें हटा दीजिए फिर आप देखिए वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। और दिल्ली में यही हुआ कि जो ड्राइवर नहीं थे अवेलेबल, हर किसी को वहां बिना किसी ट्रेनिंग के बैठा दिया, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। तो जो मंगल करता है उन्होंने वो ही किया। अभी आपको शायद विश्वास नहीं होगा, हांगकांग में एक कंपनी थी, ट्रैवल कंपनी, उसने एक एडवर्टाइजमेंट दिया, कुछ पोस्टों की जरूरत थी। तो पता है क्या लिखा उन्होंने? उन्होंने लिखा कि वर्गो साइन पीपल नीड नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। कन्या राशि के लोग इस पोस्ट के लिए ना अप्लाई करें, उनको हम नहीं सेलेक्ट करेंगे। ये वी हैव गॉन टू दैट एक्सटेंट। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ इंडिया, आई एम टॉकिंग ऑफ चाइना। और क्यों? क्योंकि जो कन्या राशि के लोग होते हैं बहुत परफेक्शन ढूंढते हैं हर जगह, बहुत फंसी होते हैं, बहुत निर्कृति होते हैं, हर जगह परफेक्शन चाहिए उनको। और छोटे ऑर्गेनाइजेशन में परफेक्शन होता नहीं है पॉसिबल। तो उन्होंने कहा कि अगर वर्गो साइन के लोग आएंगे तो यहाँ का एटमोसफेयर खराब करेंगे। तो पहले ही लिख दिया उन्होंने कि जरूरत नहीं है उनको जो है। इसके बाद आप जानते हैं कि जो वीक डे का सीक्वेंस है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया। किसी ने ये नहीं कहा कि संडे के बाद हम वेडनेसडे करेंगे या फ्राइडे करेंगे। एंटायर वर्ल्ड इज एक्सेप्टेड। ये कहाँ से है? ये भी ज्योतिष की देन है दुनिया को। और संडे के बाद मंडे ही आएगा, ट्यूसडे नहीं आ सकता। उसका एक साइंटिफिक बेस है, लॉजिक है पूरा का पूरा, जो पूरा का पूरा ज्ञान है ये जो है। और पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया। लोग कहते हैं कि संडे को छुट्टी क्यों होती है, मंडे को क्यों नहीं होती, वेडनेसडे को क्यों नहीं होती? पूरी दुनिया ने कहा नहीं, हम संडे को छुट्टी करेंगे। संडे जो है हमारे ज्योतिष में जो उसका स्वामी है वो सूर्य है प्लैनेट। और सूर्य को हमने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, लाइफ गिविंग प्लैनेट है, और बिना सूर्य के हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते।
और जितना हम लाइफ में सूर्य की उपासना करेंगे, पूजा करेंगे उस दिन, उतना ही हमारी लाइफ बेहतर होती है। हम अभी बात भी करेंगे विद्यार्थियों के संबंध में, उसके बारे में जो है। तो इसलिए कहा कि संडे के दिन जितनी आप पूजा करेंगे उतना ही लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, और वो लोग सब करते भी हैं। और मैं वैसे ही बता दूं कि मेरा संबंध तो बहुत कॉर्पोरेट हाउसेस से है। तो जब भी बोर्ड में मीटिंग होती है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, तो उनका डायरेक्टर बाहर आता है और फोन करते हैं, मुझे करें किसी को भी करें कि अनिल जी हम ये डिसीजन ले सकते हैं, नहीं ले सकते। और जो भी सीनियर लेवल पर रिक्रूटमेंट होता है उसमें भी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करते हैं। तो पूरी दुनिया इसका बहुत एक यूजफुल मैनर में, प्रोडक्टिव मैनर में इस्तेमाल कर रही है। और हम अपने आप को जो भारतीय कहते हैं, हमें शर्म आती है इनका ज्योतिष का इस्तेमाल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये देखिए, मैंने आपसे कहा था कि ये जो ज्योतिष की चर्चा होगी ये अकल्पनीय होगी, और जितनी बातें आदरणीय सर ने ज्योतिष में आपको बताया, शायद आपने इस दृष्टि से ज्योतिष को कभी नहीं देखा होगा। और जो सर बता रहे थे, तो जहां तक मुझे याद है सर, एक वीडियो में आपके जो मैं सीख रहा था कि अगर किसी ऑफिस में एम्प्लॉय की अपॉइंटमेंट करनी है और वो कैशियर है, तो उसे चर राशि वाला, वेरिएबल वाला नहीं चुनना है। और अगर वो आउटडोर सर्विस है, जैसे कि जो डिलीवरी सर्विस है, वहां अचर राशि वाला यानी जो फिक्स राशि है उसको नहीं चुनना है। वो भी आप बता रहे थे, तो एक लाइन में सर उस पर भी जरा कि ये सही है, ऐसा होता है? बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, बहुत प्रभात जी ने बहुत एक अच्छा प्रश्न किया। 12 राशियां होती हैं, सब जानते हैं हमारे बारे में। और 12 राशियों को हमने 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया। एक कहते हैं चर राशि, मूविंग साइन, वो मेष राशि है, कर्क राशि है, तुला राशि है और मकर राशि है। एक होती है फिक्स साइन, स्थिर राशि है, वो टॉरस है, मतलब लियो है, स्कॉर्पियो है और एक्वेरियस है। और एक होती है मिक्स टाइप की, जमनाई है, वर्गो है, सेजिटेरियस है, पाइसेस है। तो जो चर राशि के लोग होते हैं उनका नेचर है मूव करने का। वो एक स्थान पर स्थिर होकर बहुत लंबे टाइम तक काम नहीं कर सकते। तो अगर ऐसे लोगों को आप कोई लंबा प्रोजेक्ट दे दे तो दे आर टोटल फेलियर। और जो स्थिर राशि के लोग हैं, उनको आप कितना भी लंबा प्रोजेक्ट दे दीजिए तो दे आर वेरी सक्सेसफुल। तो ये हम ध्यान कर सकते हैं कि जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइप का कोई अगर डिसीजन लेते हैं, वी कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दैट। जो आप बता रहे थे बात। देखिए, ये आदरणीय सर ने सिखाया था, तो एक शिष्य के रूप में सर से बहुत सीखने को मिलता है। तो ये आप भी जाने कि जब एक हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के रूप में आप किसी को अपॉइंट कर रहे हैं, तो उसकी कुंडली देख लीजिए कि उसका लग्न क्या है, फिक्स राशि है या वेरिएबल है। अगर वो वेरिएबल है तो आप उसे फिक्स वर्क मत दीजिए, क्योंकि वो चेयर पे बैठेगा नहीं। आप उसे देंगे तो हमेशा कुर्सी से गायब रहेगा। और अगर वो फिक्स राशि वाला है और आपने उसे आउटडोर सर्विस दे दिया, तो जो एक भी डिलीवरी होगी नहीं आपकी। तो ज्योतिष बहुत सारी चीजों में डिसीजन लेता है। अब मैं आता हूं अपने इस पूरे कार्यक्रम के सबसे खूबसूरत सवाल पे, जो इस पूरे पंडाल में उपस्थित हर बच्चे को जानना चाहिए, हर माँ बाप को जानना चाहिए और हर शिक्षक को जानना चाहिए। हम जब किसी बच्चे का, आदरणीय सर, कई बार ऐसा होता है कि एक माँ बाप के रूप में, एक टीचर के रूप में, हम बच्चे के कैरियर को लेकर बहुत चिंतित होते हैं। और जब से मैं ज्योतिष की जो भी कंसल्टेंसी कर रहा हूं, मैंने ये पाया कि सबसे ज्यादा सवाल यही आता है कि सर हम अपने बच्चे को किस फील्ड में ले जाएं। उसको डॉक्टर बना दें, इंजीनियर बना दें, सिंगर बना दें, सीए बना दें, या हम उसे न्यूज रीडर बना दें। तो ये की फैक्टर क्या है जिससे हम थोड़ा सा इसमें आइडिया लगा सकें? बहुत अच्छा प्रश्न किया प्रभात जी ने। और होता क्या है, हम अब सभी अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने में लगे हुए हैं। उनकी कोई इंटरेस्ट है, उनका कोई एप्टीट्यूड है। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है। तो हर बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर बनाने में लगे हुए हैं। और आपको पता है कि जो कोटा में जहाँ पर ये बच्चे कोचिंग लेते हैं, आप पेपर देखिए, हर वीक में, मैं तो रोज ऑब्जर्व करता हूँ, हर वीक में एक बच्चा सुसाइड करता है, क्योंकि आपने जबरदस्ती उसको कोशिश की
इंजीनियर डॉक्टर बनाने की, बट अगर हम बच्चे को उसके एप्टीट्यूड के हिसाब से, पसंद के हिसाब से अगर हम एजुकेशन दें, तो आप सोचिए कि बच्चा कितना अच्छा कर सकता है। जरूरी नहीं है कि इंजीनियर डॉक्टर बनकर ही अच्छा करेगा, स्पोर्ट्स पर्सन भी अच्छा कर सकता है, एक्टर भी अच्छा कर सकता है, फोटोग्राफर भी अच्छा कर सकता है। किसी भी फील्ड में अगर आप एक्सेल करें तो आपका बहुत लाभ हो सकता है। और ज्योतिष में बहुत एक आसान तरीका होता है कि हम हॉरोस्कोप को देखकर हम बता सकते हैं कि बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, और अगर बच्चे को उसी एप्टीट्यूड के हिसाब से अगर हम एजुकेशन दें या उसका स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन चूज करें, तो बच्चे के जीवन को आप पूरी तरह से बदल सकते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने बच्चों का जीवन खराब करने में लगे हुए हैं। अगर हम एक ज्योतिष की सलाह ले लें कि बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है। और आजकल तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स जो है वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, इधर उधर भटकते हैं और फिर भी सही निर्णय नहीं ले पाते जो है। लेकिन ज्योतिष में बहुत आसान तरीके से कि हर कैरियर के लिए कौन सा प्लैनेट, कौन से हाउसेस, कौन सी राशि, कौन से योग इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि मान लीजिए कि डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बच्चा बन भी सकता है, नहीं बन सकता। और डॉक्टर के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट होता है वो सूर्य होता है, सन होता है। सन एक लाइफ गिविंग प्लैनेट। अगर सन हमारा हॉरोस्कोप में वेल प्लेस्ड नहीं होगा तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल डॉक्टर। ऐसे ही गुरु है, गुरु हीलिंग प्लैनेट है। हम जानते हैं कि कुछ डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डायग्नोस करते हैं, मेडिसिन देते हैं, बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, और कुछ का डायग्नोस ठीक नहीं होता जो है। तो जुपिटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक ये दो प्लैनेट सन और जुपिटर वेल प्लेस्ड नहीं होंगे हॉरोस्कोप में, हम डॉक्टर नहीं बन सकते जो है। अब मान लीजिए अक्सर लोग पूछते हैं कि मैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में अपियर हो रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। बच्चे बहुत सारे कई कई साल बर्बाद करने के बाद भी उनकी लाइफ ही खराब हो जाती है। तो अगर हम शुरू से सलाह लें और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में या गवर्नमेंट में अच्छी पोजीशन प्राप्त करने के लिए, तो प्लैनेट का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। एक सन है, सूर्य जिसको हम बोलते हैं, सूर्य में अथॉरिटी देता है। किसी भी प्रोफेशन में अगर हमें अथॉरिटी मिलनी है तो जब तक सन वेल प्लेस्ड नहीं होगा अथॉरिटी नहीं मिलेगी। और सैटर्न हमें स्टेटस देता है। आप देखिए सैटर्न को हम लोग बहुत खराब समझते हैं, बट बिना सैटर्न की ब्लेसिंग के हमें लाइफ में प्रोफेशनल स्टेटस नहीं मिल सकता। और सिविल सर्विस तो दोनों ही जरूरी है, अथॉरिटी भी और स्टेटस भी होता है, दोनों जो है। तो बहुत आसान है, आप देख लीजिए किसी का भी हॉरोस्कोप, अगर सन और सैटर्न वेल प्लेस्ड हैं, then there is a possibility of getting selected in the civil service. Otherwise तो कोई possibility है ही नहीं जो है। आप क्यों अपने efforts waste कर रहे हैं? कई लोग आते हैं कि मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ, मेरा मैं जा सकता हूँ नहीं जा सकता हूँ। आपको ताज्जुब होगा कि पॉलिटिशियन के लिए या टू बी सक्सेसफुल इन द पॉलिटिक्स एक प्लैनेट है चंद्रमा जिसको आप कहते हैं। आप सोचते हैं चंद्रमा कहाँ से आ गया बीच में? ये मेरा अगला प्रश्न था जो सर ने जोड़ दिया। मैं इस प्रश्न को क्लियर कर दूं। ये बहुत सारे ज्योतिषियों से आपने सुना होगा कि राजनीति में जाने के लिए सूर्य और मंगल अच्छा होता है, लेकिन जो आदरणीय सर बता रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में बहुत से लोगों को एमपी और मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बनना है और उनको पता ही नहीं कि कौन सा प्लेनेट बनाएगा, तो ये प्रश्न उनके लिए है। हाँ, प्रवाद जी कह रहे हैं जैसे कि लोग अलग अलग बातें करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है वो क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है चंद्रमा, मून। मून हमारे मन का कारक है, मून हमारी इमोशंस है। पॉलिटिशियन का रोल क्या है? अगर हम रोल को समझ लें कि पॉलिटिशियन क्या करते हैं, क्या करते हैं, दे प्ले विद द इमोशंस ऑफ द पब्लिक। पब्लिक की भावनाओं से खेलते हैं। वो ही कर सकता है जिसका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग हो, और कोई नहीं कर सकता। जब तक आप कोई भी XYZ किसी भी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन का हॉरोस्कोप देख लीजिए, उनका मून बहुत स्ट्रांग होता है। और ऐसे ही जब हम एक्टिंग की बात करते हैं, एक्टिंग में हम क्या करते हैं, वो भी वही काम करते हैं, दूसरों की इमोशंस को अपने अंदर लाना। उसके लिए भी मून ही चाहिए, क्योंकि बिना अगर मून वेल प्लेस्ड नहीं होगा तो आप एक्टर बन ही नहीं सकते किसी भी तरीके से। आप कुछ भी कर लीजिए जो है। तो पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो, दोनों की रिक्वायरमेंट एक है
इसलिए आप देखते भी हैं कि इंटरचेंज बहुत जल्दी कर लेते हैं वो लोग। अरे वर्तमान में अपने सांसद जी हैं। बहुत आसान होता है, एक एक्टर को पॉलिटिशियन बनना बहुत आसान होता है, क्योंकि दोनों की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है दोनों की एक ही है। अब मान लीजिए बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं गेम्स में मेरा बच्चा सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, तो गेम्स के लिए मंगल सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। मंगल अगर स्ट्रांग नहीं है, मंगल अगर वेल प्लेस्ड नहीं है, तो आप स्पोर्ट में जा ही नहीं सकते। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो बच्चे का? तो अगर आप जन्म के बाद या जब बच्चा जो 8वीं 9वीं क्लास में आता है, उस टाइम अगर किसी भी लर्नेड एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस ले लें आप, तो बहुत आसानी से आप जान सकते हैं कि बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, और उसी के हिसाब से उसको एजुकेशन दी जाए तो बच्चा लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होगा। बट हमारा दुर्भाग्य यह है कि मैं बताना भी चाहूंगा कि जो सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर है, उसमें से 95% पीपल आई कैन सर्टिफाई दे डोंट नो इवन द एबीसी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। और लोग उन्हीं के पास जाते हैं क्योंकि उन्हीं को एस्ट्रोलॉजर समझते हैं। वो हमको कोई नहीं समझता एस्ट्रोलॉजर जो है। सब लोग हंसते हैं, पहले फिर पास आते हैं कि आपने तो पैंट कमीज पहन रखी है, आप एस्ट्रोलॉजर कैसे हो सकते हो? बहुत देर तक हंसते हैं, फिर बात करना शुरू करते हैं। तो उनके बेसिस पर जो लोग एबीसी नहीं जानते हैं, उनके बेसिस पर उनसे कंसल्ट करके हम लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। शादी है, शिक्षा है, एजुकेशन है, हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो आप देखिए कि अल्टीमेट ब्लेम किसको जाता है? लोग ये कहेंगे कि ज्योतिष खराब है या ज्योतिष खराब है। ज्योतिष खराब नहीं है, मैंने कहा कि इससे अच्छा कोई ज्ञान नहीं है, बट सिर्फ एक अवेयरनेस या नॉलेज की कमी है। और जिस दिन मैं कहूंगा कि हर बच्चे को थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा, हर व्यक्ति को ज्ञान हो जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। हमारा फेस्टिवल होते हैं, अभी दीपावली था या अभी संक्रांति भी था या उससे पहले और भी फेस्टिवल थे। हर बार ये क्वेश्चन होता है कि आज बनाए या कल बनाए। कुछ ज्योतिष कहते हैं आज बनाओ, कुछ ज्योतिष कहते हैं कल बनाओ। और बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, टीवी में हो, पेपर में हो, और हर व्यक्ति कहता है कि ज्योतिष तो पागल हो गए हैं, वो कुछ मुझे नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना। और ब्लेम फिर ज्योतिषी को जाता है। और जिस चीज का जो ल्यूनर कैलेंडर जिसको हम बोलते हैं, हम लोग पूरी दुनिया, हम आप जहां तक मैं भारत की बात करूं, हमारे जितने भी फेस्टिवल हैं, मुहूर्त हैं, डे इन एंड डे आउट हम उस कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पूछिए कि कभी किसी बच्चे को सिखाया जाता है? अगर हम 5वीं 6वीं क्लास में उस कैलेंडर के बारे में बताते हैं, जो इतना साइंटिफिक है, इतना इंटेलिजेंट कैलेंडर, आप कल्पना भी नहीं करते किसने बनाया होगा। लेकिन हम नॉलेज नहीं देना चाहते। नॉलेज दे देंगे तो सारा व्यापार खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा जो है। और लूनर कैलेंडर इंडिया में नहीं, चाइना चले जाइए आप, जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहां चले जाइए, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड है, सारा लूनर कैलेंडर के ऊपर डिसीजन लेते हैं। लेकिन हम नहीं सिखाएंगे, क्योंकि सिखाएंगे तो फिर वही होगा जैसे मैंने कहा कि जो 95% लोग हैं उनका क्या होगा। जी देखिए, जो सर ने कहा वाकई में इसमें दो चीजें, एक लाइट मोड पे मैं सर कहूंगा, जैसे सर ने कहा कि मून इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इमोशंस, तो ब्रेकअप भी तो मून से ही होता है जी, क्योंकि मून मतलब चंद्रमा, चंद्रमा मतलब सौंदर्य, इमोशन। तो जहां सौंदर्य है वहां इमोशन है, वहां इमोशन है तो फ्लक्चुएशन है, क्योंकि चंद्रमा एक सा रहता नहीं, चंद्रमा तो परिवर्तित होता है, तो इमोशन भी बदलेगा, आज कुछ और कल कुछ और। इसीलिए हम कहते हैं जब गुस्से में कोई हो थोड़ा देर रुक जाओ, अगर मैं थोड़े देर में क्या बदल जाएगा, लेकिन बदल जाता है। और पानी पीने से बदल जाता है, क्योंकि पानी चंद्रमा का रिप्रेजेंटेटिव है, वाटर बॉडी है, और वाटर जो है मून से रिलेटेड है। मैं आदरणीय सर, अभी आपने एक चर्चा की मकर संक्रांति का, तो आपका एक वीडियो था नारद संवाद, मैंने वो पूरा देखा, तो आप लोग भी देखिएगा। मैं जो साथी हमारे खड़े हैं, आपसे कहूंगा कि चेयर लेकर के आप बैठ जाएं, और बहुत शानदार सत्र है, आपको अच्छा लगेगा। और मैं यहाँ व्यवस्था देख रहे साथियों से अनुरोध करूंगा, मैडम मैं अनुरोध करूंगा कि अगर कुछ और चेयर अरेंज हो जाए तो जो हमारे साथी खड़े हैं वो भी बैठ जाएंगे। तो मैं आपसे जो कह रहा था, आदरणीय सर से मैं जानना चाह रहा हूँ, और आप लोगों को भी ये जानना चाहिए कि सूर्य 12 महीने में 12 राशियों में जाता है, मेष से लेकर के मीन तक। लेकिन हम अभी कल मकर संक्रांति मनाए,
हमने मेष संक्रांति, कुंभ संक्रांति, मिथुन संक्रांति, कन्या संक्रांति, वृश्चिक संक्रांति, आखिर सूर्य उन महीनों में तो जाता है, उन राशियों में भी, तो फिर मकर संक्रांति की विशेषता ऐसी क्या हो गई? क्योंकि हमारे यहाँ का स्थानीय त्योहार अभी चल नहीं रहा है। बिल्कुल, मकर संक्रांति अभी गई है और मैं आप सभी को जो यहाँ उपस्थित है, शायद आप नहीं जानते हो, जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। संक्रांति का अर्थ होता है जब सन जो है सूर्य राशि परिवर्तन करता है, उस मूवमेंट को संक्रमण हम कहते हैं और उसी को हम संक्रांति कहते हैं। और सूर्य राशि परिवर्तन करता है, जैसे हम लोग सूर्य को मैंने कहा कि सबसे बड़ा देवता मानते हैं, सन जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है हमारा। और हम लोग जैसे घर चेंज करते हैं, हाउस वार्मिंग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जैसे इतना हमारा बड़ा देवता जब राशि परिवर्तन करता है तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। एंड सेलिब्रेशन जो है सन का हमारी आत्मा से संबंध है, तो हम एंटरटेनमेंट के फॉर्म में तो करेंगे नहीं, हम करते हैं रिलीजियस और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के रूप में। तो ये संक्रांति का अर्थ है। और ज्योतिष में 12 राशियां हैं, तो 12 संक्रांति होनी चाहिए, होती है, मतलब 12 संक्रांति जो है, लेकिन लोग तो एक ही संक्रांति जानते हैं, मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति जो है हमारे भारत में ही नहीं बल्कि जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उसमें और भी जोर से मनाई जाती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि मकर संक्रांति के बारे में ऐसी क्या खास बात है, बाकी संक्रांति तो लोग नहीं मनाते जो है। पर पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो लोग जानते हैं, जो ज्योतिष का ज्ञान है, वो 12 संक्रांतियां वैसे ही मनाते हैं, हर संक्रांति वैसे ही मनाते हैं। अपने गुरु के पास जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं, स्नान करते हैं, जो भी रिचुअल होता है। बट मकर संक्रांति को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई? उसके 2 कारण हैं। एक मैं बताऊंगा वैज्ञानिक कारण है और एक है ज्योतिषीय कारण। वैज्ञानिक कारण क्या है कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूम रही है, और सन के अराउंड सर्कुलर पाथ नहीं है, उसका इलिप्टिकल पाथ है। और आपको जानते भी होंगे कि 15 जनवरी के पास आसपास सन और अर्थ का डिस्टेंस सबसे कम होता है, और 15 जुलाई के आसपास सन और अर्थ का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है। और ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जो सन की एनर्जी हमें जनवरी के महीने में मिलती है, वो जुलाई में मिलने वाली एनर्जी की अपेक्षा 7% ज्यादा होती है, 7% ज्यादा होती है। और जब हमें सन की एनर्जी ज्यादा मिलती है, उसी को हम हेल्थी सीजन कहते हैं। आप जानते हैं कि नवंबर से मार्च के बीच में जब सन की एनर्जी हमें ज्यादा मिलती है तो जितने भी बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, वो खत्म हो जाते हैं पृथ्वी के ऊपर, हम स्वस्थ रहते हैं। हेल्थी सीजन कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि हेल्थी सीजन चल रहा है, लोग कम आ रहे हैं हमारे पास। जुलाई के महीने में देखिए क्या होता है, जब सन और अर्थ का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है तो सारे बैक्टीरिया, सारे वायरसेस, सारी बीमारियां पृथ्वी के ऊपर हो जाती हैं। तो सबसे जो सूर्य देवता है वो हमारे सबसे पास में है, सबसे ज्यादा एनर्जी मिल रही है, हमारी लाइफ बेटर है, हम स्वस्थ हैं, और इसलिए हम ये वैज्ञानिक कारण है। और दूसरा ज्योतिषीय कारण, अभी जैसे सुना होगा आपने उत्तरायण और दक्षिणायन के बारे में जो है, तो मकर संक्रांति के दिन सन उत्तरायण में प्रवेश करता है। उत्तरायण का अर्थ होता है कि जब सन मकर राशि से मिथुन राशि के बीच में रहता है, 6 महीने के समय को हम उत्तरायण कहते हैं। और बाकी जो 6 महीने का समय है कर्क राशि से लेकर धनु राशि तक, उसको हम दक्षिणायन कहते हैं। तो कहा जाता है, हमारी मान्यता है हिंदू धर्म में कि देवलोक में 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात, और उत्तरायण के दिन जो है वहां दिन की शुरुआत होती है। और 6 महीने हमें ईश्वर देवताओं का आशीर्वाद मिलता रहता है, तो ये एक शुभ समय की शुरुआत होती है। आपने देखा भी होगा कि 15 जुलाई के बाद शादियां भी नहीं होती 4-5 महीने तक। तो इसीलिए कि दक्षिणायन है, और ये हमें माना गया कि देवलोक में देवता शुरू जाते हैं तो हमें आशीर्वाद मिल जाता है। और मैं बताना चाहूंगा कि क्या इसकी महत्व है। आपने शायद सभी ने महाभारत सीरियल देखा होगा, जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं, बहुत कष्ट हो रहा है, और उनको अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु को लेने का वरदान भी था। उन लोगों ने पूछा कि आप अपना शरीर का त्याग क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने क्या कहा कि मैं उत्तरायण की वेट कर रहा हूँ, और जब उत्तरायण या शुभ समय की शुरुआत होगी तब मैं अपना शरीर को त्याग।
आपने रामायण भी देखा होगा सीरियल। कुंभकर्ण किस लिए फेमस है, किस लिए जानते हैं हम कुंभकर्ण को? कि 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। और अक्सर हम लोग अपने बच्चों को तुलना करते हैं एक बेवकूफ व्यक्ति से, तो बेवकूफ व्यक्ति था। अब जो भी राक्षस थे वो लोग, बट दे वर हाईली नॉलेजेबल पीपल। उनको बहुत धर्म का ज्ञान था, धर्म शास्त्रों का बहुत ज्ञान था। रावण के बारे में कहें या किसी के बारे में कहें, जो है उनको धर्म शास्त्रों का बहुत ज्ञान था। और जो कुंभकर्ण है वो ग्रहण के समय में जागता था और दक्षिणायन के समय में सोता था। इससे बड़ा मैनेजमेंट गुरु कौन हो सकता है? जो हमारा टाइम सही है, हम काम करें, तो मैं नहीं जानता कि आज का भी कोई मैनेजमेंट गुरु इतना बड़ा हो सकता है कि जो इस तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज करे। जो शुभ समय है उसमें आप जितनी मेहनत कर सकते हैं करिए, और जो अशुभ समय है उसमें आराम करिए जो है। तो ये उत्तरायण में जागता था और दक्षिणायन में सोता था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए ये वाकई बहुत खूबसूरत है, और मैंने आपसे वादा किया कि हम उन चीजों को जानेंगे जो शायद अब तक आपने न जाना हो, और मैंने ऐसे ही प्रश्नों का चयन किया है। अब सर अगला एक प्रश्न ऐसा है जिस प्रश्न के बाद ये जब वीडियो वायरल होगा तो हम आप सबसे ज्यादा गाली खाने वाले, और वो ये है कि हमारे उत्तर भारत में ये जो रात में विवाह की कुप्रथा है, ये रोकी कैसे जाए, और क्या वाकई पूरे विश्व में भी ऐसा है या सिर्फ ये हमारे यहाँ है, कि सही है या गलत है? इस पे आपकी राय। या आप सभी को शायद मालूम है या नहीं, पूरी दुनिया में किसी भी धर्म में शादी रात में नहीं होती। पूरी दुनिया में आप किसी भी रिलीजन को ले लीजिए, शादी कहीं रात में नहीं होती, क्योंकि शादी को एक धार्मिक काम माना गया, और कोई भी धार्मिक काम रात में नहीं होता। शादी कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, शादी एक रिलीजियस हमारा एक काम होता है। और हम जन्म जन्मांतर की बात करते हैं, एक जीवन में साथ रहने की बात करते हैं, तो एंटरटेनमेंट का काम नहीं है। और कोई भी धार्मिक काम रात में नहीं। आप किसी भी धर्म को, आप इंडिया में ले लीजिए, सिख धर्म हो, आप साउथ इंडिया में चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, उड़ीसा में चले जाइए, सब जगह शादी दिन में होती है। आप क्रिश्चियंस को ले लीजिए, ज्यूज को ले लीजिए, कोई रात में शादी नहीं करता, क्योंकि रात में शादी करना जो है वो शादी नहीं करनी चाहिए। और क्वेश्चन ये आता है उत्तर भारत में क्यों होता है ऐसा, और हम लोगों ने बहुत रिसर्च की कि उत्तर भारत में एक कुप्रथा कहाँ से आई, तो पता लगा कि जो उत्तर भारत जो है वो इट वाज रूल्ड बाय द मुगल्स। और मुगल्स जो है वो नेचुरली परेशान करते थे, अगर लड़कियों को ले जाते थे या परेशान करते थे, तो हिंदुओं ने क्या करना कि चोरी छुपे जो है रात में लेट शादी करते थे, जिससे पता नहीं चले। और वो कुप्रथा आज भी बरकरार है, और हम लोग बहुत शोर मचाते हैं, हम लोगों ने बहुत इस मामले में काम किया है, लोगों को अवगत कराने का कि आप शादी रात में मत करिए। शादी अगर रात में कर रहे हैं तो वो खुद ही एक गलत काम आप कर रहे हैं, और उसका जो असर हुआ है आज मैं दिल्ली में देखता हूँ, और खासतौर से जैन धर्म के लोग हैं या और धर्म के लोग भी हैं, अब कम से कम 50% लोग, 50% आप कहोगे कि इनमें शादी के रिचुअल्स कर लेते हैं, और रात में पार्टी करें, कुछ भी करें वो कर सकते हैं। बट मैं आपको भी सभी को एडवाइस करना चाहूंगा कि रात में शादी नहीं होती है और ना ही करनी चाहिए। देखिए ये एक ऐसा प्रश्न था जो मैं स्वयं चाहता हूं कि समाज में ये प्रश्न आए, और सामान्य धर्म का ज्ञान भी ये कहता है कि सूर्यास्त के पश्चात कोई भी धार्मिक पूजन या प्रथा नहीं होती है, यहां तक कि अंतिम संस्कार भी नहीं होता। लेकिन हम जीवन भर साथ रहने के, 7 जन्म के कसमें खा सकते हैं। और मजे की बात, शादी 18 तारीख को है तो नाचते गाते जो है मंत्रवन्य इसको कहा जाता है। तो ये एक विषय था। अच्छा, अब मैं सर एक इस पैंडेमिक में कहूँ या बीमारी कहूँ या क्या कहूँ, एक ऐसा प्रश्न है जो इस समय पूरे विश्व को खाए जा रहा है, जानने को मिल रहा है ना। और मैं सभी साथियों को बोलूंगा कि इस प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज के डेट में भारत में अगर कोई डिजीज है जिससे लोग मर रहे हैं तो दैट इज हार्ट अटैक।
और कोरोना के बाद तो जो सोशल मीडिया या न्यूज में जो तस्वीरें आ रही हैं हार्ट अटैक की, वो बहुत ही विचलित करने वाली है। मेरे स्वयं के पिताजी अपनी दिनचर्या में बहुत अनुशासित थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन्हें अटैक आया और 2 स्टेंट वो स्वयं उनके ऊपर पड़ा हुआ है। तो मैं ये चाहता हूं कि क्या हृदय घात जो हार्ट अटैक है, हम ये आता क्यों है, क्या इसे रोका जा सकता है या समय रहते पहचाना जा सकता है? और एक आखिरी सवाल इसी में जोड़ूंगा ताकि आप पूरा उत्तर दे दें। अटैक के बाद हम हॉस्पिटल जाएंगे, स्टंट पड़ेगा, ऑपरेशन होगा नहीं होगा? और एक जो आप कहते हैं कि अगर ऑपरेशन से बचना है तो एक दान करना है, वो उस पर आपकी राय की, ये इसका रहस्य क्या है, ये समझाइए। बहुत एक गंभीर प्रश्न है और मैं थोड़ा सा आपको बताना भी चाहूंगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने 2010 में एक स्टडी की थी, पब्लिश किया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया इज द हार्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और उन्होंने जो आंकड़े दिए थे उसके हिसाब से उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड में जो 60% जो हार्ट पेशेंट है वो इंडिया में है। वर्ल्ड के 60% हार्ट पेशेंट इंडिया में है। और उन्होंने एक और भविष्यवाणी की थी कि विद इन कपल ऑफ ईयर्स, कुछ सालों में इंडिया में ऐसा होगा कि हर व्यक्ति, बच्चा, जवान, बुढ़ा, कोई भी हो, एवरीबॉडी विल सफर फ्रॉम द हार्ट इल्नेस। दिस इज द प्रेडिक्शन ऑफ WHO। और हम देख भी रहे हैं आजकल 20-20 साल के बच्चों को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, रोज हम सुनते हैं 15 साल के बच्चे को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। कभी सुना था आपने पहले कभी जो है? और समस्या बहुत गंभीर है। जैसे कहा कि वो WHO ने कहा कि हर व्यक्ति जो इन्फेंट है, जो पैदा हुआ है ना, उसको भी हार्ट की प्रॉब्लम होगी, हर व्यक्ति सफर करेगी। अब क्वेश्चन ये है कि हम कैसे बचें इससे, जो है कैसे बचेंगे। और ज्योतिष में जो है सबसे पहले तो हम अगर अपना हॉरोस्कोप देख लें, तो किसी भी विद्वान ज्योतिष से कंसल्ट करा लें, तो हमें पता लग जाएगा कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम होनी है या नहीं होनी। और सन जो है, जो सूर्य है, वो हमारे हार्ट का गवर्न करता है, हार्ट का कारक है, दिल का कारक है। तो अगर सन वेल प्लेस्ड है हॉरोस्कोप में, सन अगर रिफ्लेक्टेड नहीं है, तो हार्ट की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती आपको। जो है हार्ट की प्रॉब्लम जब भी होती है जब सन जो है का रिप्लेसमेंट है हॉरोस्कोप में ठीक नहीं होता। और दूसरा यह है कि जो ज्योतिष में 12 भाव होते हैं, और 12 भावों में जो हार्ट का जो रूल करता है वो चौथा भाव है। तो कभी कभी चौथा भाव भी अफ्लिक्टेड होता है, उसकी वजह से भी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, या लियो साइन अगर अफ्लिक्टेड है। और ज्योतिष में जो बीमारियां हैं उनके 2 भाव होते हैं, एक छठा भाव, एक 8वां भाव। 6वें भाव से तो हम नॉर्मल बीमारी देखते हैं, लेकिन 8वें भाव से हम जो क्रॉनिक डिसीज है, जो लिंगरिंग डिसीज है, जो परमानेंट रहते हैं, उनको हम देखते हैं। तो इन 4 चीजों को देखकर हम बहुत आसानी से ये बता सकते हैं कि इस व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। और मान लीजिए हमने देखा बच्चे का हॉरोस्कोप और लगा हमें कि ये सब चीजें ठीक नहीं है, एंड दिस चाइल्ड इज लाइकली टू सफर फ्रॉम द हार्ट एलिमेंट। तो अगर हम शुरू से बच्चे को एक अनुशासन में जीवन सिखाकर, उसके जो खाना पीना, रहना सहना, योगा, मेडिटेशन, या कोई अगर मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती भी है, तो अगर हम शुरू से थोड़ा सा ध्यान करें तो मैं कहता हूं कि हम काफी हद तक अपने आप को उससे बचा सकते हैं। ज्योतिष का फायदा यही है। ज्योतिष का फायदा ये नहीं है कि हार्ट अटैक हो गया और फिर आप ज्योतिष के पास जाते हैं कि उपाय बता दो, कोई नहीं बताएगा उपाय, ना कोई कर सकता है। लेकिन अगर शुरू से ही करें, शुरू से ही किसी विद्वान ज्योतिष की सलाह लें, तो मैं बता रहा हूँ कि आपको पूरी तरह से उस पर आप काबू कर सकते हैं। और जहाँ तक उपायों का सवाल है, बहुत आसान उपाय। सन हमारे फादर को रिप्रेजेंट करता है और सन हमारे पिता को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर बच्चे को आप शुरू से आदत डालें, पहले करते भी थे जब हम लोग छोटे छोटे थे, तो जैसे ही बच्चा 3-4 साल का होता था तो उसको सिखाया जाता था कि घर में सब बड़ों के पैर छूटे। वो बेचारा लाइन में लग जाता था, क्योंकि पहले जॉइंट फैमिली होती थी
और बहुत सारे लोग होते थे, बेचारा छोटे से बच्चा जो है वो सब लोगों के पैर छूने में लगा रहता था, और ये आदत उसको जिंदगी भर रहती था। कभी पिताजी के सामने कुछ नहीं बोल सकता था, या भाई के सामने कुछ नहीं बोल सकता था, और ये इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है कि अगर हम सन या अपने पिता की सेवा करें, पिता का रेस्पेक्ट करें। और करते क्या है हम लोग? आजकल हम अपने पिता को तो ओल्ड एज होम में छोड़ने को तैयार रहते हैं, और फिर ज्योतिष के पास जाते हैं कि सन का कोई उपाय बताइए। बड़े बड़े उपाय, बड़े बड़े हवन करते हैं, बड़ी बड़ी जगह जाते हैं, और फिर देखते हैं फायदा तो हुआ नहीं। फायदा नहीं होगा जब तक आप पिता की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हम बच्चों को शुरू से ऐसे संस्कार दें कि माता पिता की रिस्पेक्ट करें, मैं बताता हूँ कि 90% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सर, इसी में मैं ये क्वेश्चन जोड़ दूं जो आपने कहा। वो क्वेश्चन इसी का टेल क्वेश्चन है। आजकल जब हम उपायों की तरफ बढ़ते हैं तो प्राचीन काल में हमारे दो उपाय सबसे ज्यादा प्रचलित थे। एक था जप और एक था दान। ये आज वर्तमान में हम रत्नों की तरफ बढ़ गए हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन जो आपने कहा कि लाखों लाख जप, आज के डेट में ऐसा देखा गया है कि कोई भी व्यक्ति परेशान हुआ और उसे किसी ज्योतिषी ने बताया कि फला मंदिर में जाके आप इतना जाप कर लो। एक बार आप क्लास में इसकी चर्चा भी कर रहे थे, तो आखिर लाखों जप करने के बाद भी उस व्यक्ति को फायदा नहीं मिल रहा है, तो इसका कारण क्या है? आप उसी को जो कह रहे थे उसमें इसको भी ऐड कर दीजिए। मैं पहले बताऊं कि हमारे जितने भी फिलोसफीज हैं, वर्ल्ड की जितनी फिलोसफीज हैं, वो सारे कर्म सिद्धांत के ऊपर बेस्ड है कि जैसे हम कर्म करते हैं वैसे हमें फल मिलता है। और ये जो हमारा हॉरोस्कोप है जिसमें बात कर रहे हैं, ये हमारे पिछले जन्म तक के कर्मों का लेखा जोखा है कि हमने कितने कर्म किए। और कर्म इज लाइक ए बैंक बैलेंस। और कर्म तीन तरह के होते हैं, हम कहते हैं एक तो वीक रूटेड होते हैं और दृढ़ मूल वाले होते हैं कि छोटा सा बैलेंस है, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो हम थोड़ा सा डालेंगे पॉजिटिव तो पॉजिटिव बोलेंगे। एक होते हैं डीप रूटेड कर्मस, दृढ़ मूल वाले जिनका नेगेटिव बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें आप डालते रहिए, हो सकता है कि बहुत टाइम के बाद उसका इफेक्ट आए। और एक होता है मिक्स रूटेड, दृढ़ मूल वाले जो है उसमें बीच की पोजीशन होती है एक्चुअली में। तो ज्योतिष में जो उपाय बताए गए, तीन उपाय बताए गए, और तीन उपाय हैं और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, और बहुत सिंपल उपाय हैं जो हम लोग पहले करते भी थे, हम भूल चुके हैं आजकल। एक है दान करना, कि हर प्लैनेट की कुछ वस्तुएं होती हैं और प्लैनेट की पोजीशन के हिसाब से हम उन वस्तुओं का दान करते हैं। दूसरा होता है पूजा पाठ। पूजा पाठ में मंत्रों का जाप हो, देवी देवता की पूजा करना हो, यंत्रों का जाप हो, हम तीर्थ स्थान में जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सब रुद्राक्ष पहनते हैं, वो इसमें आ जाता है पूजा पाठ का। और तीसरा होता है यूज ऑफ जेम स्टोन, कि हम लोग जो जेम स्टोन है उनका जो रिंग वगैरह पहनते हैं, लॉकेट पहनते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि ज्योतिष में बहुत क्लियरली बताया गया कि उन उपायों को हमें कब करना है और किस सर्कमस्टांसेस में करना है, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि कब करना है और कैसे करना है। हम किसी भी ज्योतिष के पास जाते हैं कि मेरी शनि की दशा चल रही है, वो कहें नीला पहन लो, राहु की दशा चल रही है तो गोपेद पहन लो। इतना डेंजरस है, लोग नहीं जानते। और कई लोगों को तो मैंने देखा कि चारों उंगलियां, अंगूठा, 10 पे जो है वो जेम स्टोन पहने हुए। हाँ, तो पहली चीज तो जहाँ तक डोनेशन का सवाल है, दान का सवाल है, आप सुन सकते हैं दान कितना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है अगर हम गलत वस्तु का दान करते हैं। और ज्योतिष ने कहा कि हम सिर्फ उसी प्लानिट की वस्तु का दान कर सकते हैं जो प्लानिट हमारे लिए अशुभ होता है। जो प्लानिट हमारे लिए शुभ होता है उस प्लानिट की वस्तु का हम दान कभी नहीं कर सकते, वो बहुत डेंजरस हो जाता है हमारे लिए। अब होता भी है, बहुत सारी एग्जाम्पल है। कई सारे लोग आते हैं और हम उनको कहते हैं कि तुम्हारी शनि की दशा आने वाली है, शनि तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुम्हारा जो बिजनेस है फ्लरिश करेगा। और शनि की दशा शुरू हो गई, 6 महीने बाद आए कि सर आपने जो कहा था कि फ्लरिश करेंगे, तो उल्टा हो रहा है, या तो नुकसान हो रहा है। मैंने कहा तुम करते क्या हो? कहते हमारे यहाँ 200 वर्कर है हमारी कंपनी में, हमारी एक प्रथा है कि हर शनिवार को, संडे के दिन पहले हम उनको एक शराब की बोतल देते हैं, और अब करते चले आ रहे हैं शुरू से। शराब जो है वो शनि की वस्तु है, और शनि उनका बहुत अच्छा है,
और उन्होंने शराब लेना कंटिन्यू किया तो लाइफ बिल्कुल ही खराब हो गई, उनकी उल्टा होना शुरू हो गया। मैंने कहा इसको बंद करो इमीडिएटली जो है। और जब बंद किया जब जाकर ठीक हुआ। और कई लोग होते हैं जब शनि की दशा आती है तो बिजनेस में अरिश करना शुरू कर देता है, ऐसा आना शुरू हो जाता है, तो क्या करते हैं कॉकटेल पार्टी ग्रो करना शुरू कर देते हैं। वही शनि की वस्तु दान करना फेंकना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में फिर वापस वो वहीं आ जाते हैं। तो दान करने के नियम है, हम अचानक किसी भी वस्तु का दान नहीं कर सकते, नुकसान होगा हमारे लिए। और इसी को अगर हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करें, हमारी फैमिली में फंक्शंस होते हैं, शादी है, एनिवर्सरीज है, हम लोग मास स्केल पर गिफ्ट भी देते हैं, बिना सोचे समझे हम लोग गिफ्ट दे देते हैं, कोई चांदी का सामान दे दिया, कोई कुछ दे दिया। और वही नियम हम वहां लागू कर सकते हैं कि हम उन प्लानिट की वस्तुओं का गिफ्ट दें जो प्लानिट हमारे लिए अशुभ है। अगर हम चांदी का दान कर रहे हैं, चांदी का गिफ्ट दे रहे हैं, तो नेचुरली जो चांदी का गिफ्ट दे रहा है उसका बहुत वैसे ही अच्छा होगा अपने आप ही जो है, उनका वो डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। तो ये दान के संबंध में नियम है। ऐसे ही जब हम जेम स्टोन पहनते हैं, जैसे मैंने कहा कि लोग आते हैं कि राहु की दिशा चल रही है मोमेंट पहन लो, तो उल्टा है पूरा का पूरा। हम सिर्फ उसी प्लैनेट का जेम स्टोन पहन सकते हैं जो प्लैनेट हमारे लिए शुभ होता है। अगर हम अशुभ प्लैनेट का जेम स्टोन पहन लेंगे तो और शक्तिशाली हो जाएगा वो, और नुकसान करेगा। ऐसा होता है, पर लोगों को नहीं मालूम कि हमें जेम स्टोन कब पहनना है। मैं कहता हूँ कि एक भी जेम स्टोन सेलेक्ट करना किसी भी हॉरोस्कोप में एक बहुत बड़ा काम होता है, जो बहुत ही एक लर्निंग एस्ट्रोलॉजर कर सकता है, कोई आलतू फालतू लोग नहीं कर सकते। और तीसरा है कि पूजा पाठ करना। पूजा पाठ ही एक ऐसा उपाय है जो दोनों सिचुएशन में किया जा सकता है, प्लैनेट भले ही खराब हो, शुभ हो या अशुभ हो। तो सेफेस्ट रेमेडी पूजा पाठ होती है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, अच्छा है बुरा है, आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसका पूजा पाठ करेंगे, उससे आपको डेफिनेटली लाभ होगा। लेकिन दान करना या जेम स्टोन पहनना बहुत सोच समझ कर करना पड़ेगा। पहले भी अभी हम लोग इसकी बात कर रहे थे हार्ट की जो है, तो मैंने पहला कहा कि पिता की सेवा करिए, पिता की रेस्पेक्ट करिए। दूसरा सन है सूर्य, सूर्य की रेस्पेक्ट करें। सूर्य की रेस्पेक्ट मतलब जैसे हम लोग सूर्य को अर्घ देते हैं, वो भी एक पूजा उपासना है, रेस्पेक्ट करना है। तो अगर हम सुबह नहाने के बाद, सुबह मतलब जब सूर्य निकलता है तो अगर सूर्य को अर्घ देंगे तो सन क्यों खराब होगा। और तीसरा गायत्री मंत्र है जो आप सभी जानते हैं, और इससे अच्छा कोई मंत्र नहीं है। अगर हम बच्चे को सिखा दें गायत्री मंत्र करना, और सोने से पहले या उठने के बाद अगर वो 9 बार गायत्री मंत्र पढ़ ले, तो इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है जो है। और अभी जैसे भगवान जी ने कहा कि ब्लड डोनेट करना। ब्लड हमारा मंगल का कारक है, और जब हमारी लाइफ में कोई चांसेस होते हैं या संभावना होती है एक्सीडेंट की, चोट लगने की, ऑपरेशन की, तो अगर हम पहले से ब्लड डोनेट कर देंगे तो भी उससे अच्छी कोई रेमेडी नहीं है। तो वो भी एक रेमेडी हो जाती है, तो वो करना हमेशा फायदेमंद रहेगा आपके लिए जो है। देखिए, ये जो सत्र है इसका उद्देश्य हम लोग का यही था। अब आप सोचिए कि अगर आपको ऑपरेशन से बचना है, अगर आपको चोट चपेट से बचना है, तो रक्तदान करते रहे। आप रक्तदान करते रहेंगे तो संभावनाएं घटती जाएंगी। तो ऐसे ही एक और उपाय आता है कि मान लीजिए कि आपका 12वां भाव एक्टिव है और कोई क्राइम जैसी स्थिति बन रही है, कानूनी पचड़े में आप फंस रहे हैं, आप चले जाइए जेल के बाहर, जेल के अंदर की रोटियां बिकती हैं, 2-4 रोटी खरीदिए, खा लीजिए। उसकी भी ये जो मैं बता रहा हूँ आदरणीय सर जानते हैं कि ये हम लोग उपायों में बताते हैं कि अगर किसी क्रिमिनल की स्थिति ऐसी बन रही है तो उसको कहा जाता है भैया जाना वहां 2-4 रोटी खरीद के खा लेना, मान लिया जाएगा जेल की रोटी खा ली। हॉस्पिटल में जाइए, चाय पी लीजिए। तो मतलब ये जो छोटे छोटे लाइफ मोमेंट के पार्ट होते हैं वो आते हैं। अब मैं एक गंभीर प्रश्न पर सर मैं और ले आऊंगा। जैसे भी आपने गायत्री मंत्र की बात की, आपने हमें सिखाया था, क्योंकि बच्चों की परीक्षाएं आ रही और ये प्रश्न सारे गार्जियन के मन में, सारे माँ बाप के मन में, कि बच्चे की परीक्षा आ गई, पढ़ाई में मन लग नहीं रहा है, सिलेबस देख के टेंशन हो रहा है,
अपने भविष्य की चिंता हो रही है। अब परीक्षा के तनाव तो माननीय प्रधानमंत्री जी चर्चा करते हैं, लेकिन ज्योतिष इस पर उस एग्जामिनेशन के प्रेशर को काउंटर करना और बच्चे को अच्छा प्रदर्शन करने में ज्योतिष हमारी कैसे मदद करेगा? देखिए, जहाँ तक बच्चों की पढ़ाई का सवाल है, और इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, और हमारा जो नर्वस सिस्टम है या हमारी जो नॉलेज का प्लैनेट है वो बुध है। तो अगर मून और मरकरी, ये चंद्रमा और बुध का प्लेसमेंट ठीक नहीं होता, तो ऐसे लोग, बच्चों को एक तो याद करने में प्रॉब्लम होती है, मेमोरी कम होती है उनकी, और दूसरा उनका कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, एकाग्रता उनकी भंग होती है। तो अगर हम इन दो प्लैनेट का उपाय करें, मून है, मून के बहुत सारे उपाय हैं, जैसे मैंने कहा, सूर्य के लिए पिता की सेवा करिए, पिता की रेस्पेक्ट करिए। मून के लिए माता की रेस्पेक्ट करना, मदर को अगर हम बच्चा रेस्पेक्ट करेगा तो उसका मून अपने आप ठीक हो जाएगा। और दूसरा, मरकरी है, नॉलेज का कारक है, जो हमारे मेमोरी है या जो हमें सीखने में मदद करता है प्लैनेट, वो बुध होता है। तो बुध का हम थोड़ा सा उपाय करें, और बुध का उपाय तो आजकल हम सभी लोग हिंदू धर्म में गायों की सेवा की बात हम लोग करते हैं। तो अगर गाय को अगर हम हरा चना खिला दें बुधवार के दिन, बच्चा खिला दें, तो उसका अपने आप देखेंगे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, एकाग्रता बढ़ जाएगी उसकी, और बच्चा अपने आप ठीक करना शुरू कर देगा। और दूसरी चीज जो है, कुछ कभी कभी जब मूड के साथ शनि होता है तो भी पढ़ाई करने में बाधा डालता है, या मूड के साथ जब राहु होता है तो वो भी एक कंफ्यूजन पैदा करता है बच्चे के मन में जो है। और शनि को हम लोग अक्सर इस प्रकार से देखते हैं कि बहुत खराब प्लैनेट है, बट मैं बताना चाहूंगा आज कि शनि आपसे क्या चाहता है, और शनि कितना अच्छा प्लैनेट है। शनि ही एक ऐसा प्लैनेट है जो आपकी केयर करता है, आपको सही मार्ग पर ले जाने की कोशिश करता है, और बार बार आपको नोटिस भी देता है, रिमाइंडर भी देता है, वार्निंग भी देता है। बट जब हम नहीं सुधरते तब जो है शनि परेशान करता है। और शनि चाहता क्या आपसे? एक तो शनि आपसे, अगर ध्यान करें आप या अपने लाइफ में उसको उतारें, तो आप देखेंगे कि शनि आपसे इतना खुश होकर आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है, कोई भी स्टेटस आपको पहुंचा सकता है। शनि आपसे चार चीजें एक्सपेक्ट करता है, और वो हमारे जीवन का सही मार्ग भी है। पहली चीज तो शनि उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो मेहनत मजदूरी करते हैं, जो मैनुअल लेबर करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। शनि कहता है कि ये लोग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर इनकी आपको सहायता नहीं मिलेगी तो आपकी जीवन दुर्भर हो जाएगा। और हम देखते भी हैं, घर में एक दिन मेड सर्वेंट नहीं आती तो लाइफ क्या हो जाती है, पूरे घर में हंगामा हो जाता है। तो कहते हैं कि एटलीस्ट इन लोगों के साथ आपका बिहेवियर ठीक होना चाहिए। ये नहीं कहा कि रेस्पेक्ट करो इनकी, बट यू हैव टू बी नाइस टू देम। नाइस कैसे बने हम जो बात करने का ढंग है वो थोड़ा सा एक ढंग से बात करें, गाली गलौज ना करें उनके साथ, एक मृदु भाषा का इस्तेमाल करें। वो भी एक आपके आदमी है, व्यक्ति है, तो उनके साथ भी आपका बिहेवियर ठीक होना चाहिए। दूसरा, उनको जो भी ड्यू है आप दे दीजिए। उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो 8-10 दिन और आपको तनख्वाह ना दें, उनको जो है जो भी ड्यू है आप दे दीजिए। और तीसरा कहा कि इफ दे हैव एनी जेन्युइन प्रॉब्लम, अगर वाकई में कोई उनको समस्या है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। एक चीज भी होगा। दूसरा कहा कि हम सभी ईगो या घमंड कहते हैं या मान कहते हैं, उसको लेकर घूम रहे हैं। हम में से हर व्यक्ति शायद ये सोचता है कि दुनिया मेरी वजह से चल रही है, और जिस दिन मैं नहीं रहूंगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। हर व्यक्ति के मन में ये रहता है, परिवार वही चला रहा है। और शनि कहता है कि ये इनको निकाल दीजिए, इससे आपका जीवन खराब हो रहा है। और मैं हमेशा उदाहरण भी देता हूँ लोगों को। हम जब भी किसी गुरुद्वारे में जाते हैं और जब अपने जूते उतारते हैं, तो व्यक्ति आप जूते लेता है और पहले माथे पर लगाता है, और जब वापिस आप आते हैं तो आपको पॉलिश के जो मिलते हैं, और ये सिर्फ गुरुद्वारे में होता है और कहीं नहीं होता है। और आप देखिए कि जो जूते आपसे ले रहे हैं, जूते पॉलिश कर रहे हैं, कौन लोग हैं? आप कभी उनके ऊपर निगाह डालिए, वो इतने रिच लोग होते हैं ना कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते।
एंड दे आर हैविंग ए वेरी हाई स्टेटस इन द प्रोफेशनल लाइफ। बहुत रिच लोग होते हैं, वो आकर काम करते हैं, रोज करते हैं, और जिसने आपके जूते पॉलिश कर दिए, तो नेचुरली पर्पस क्या है, ईगो को खत्म करना। और उनकी ईगो तो अपने आप खत्म हो जाती है, तो शनि और प्रसन्न हो जाता है, और अच्छा स्टेटस मिलता है। और तीसरा शनि कहता है कि यू हैव टू लीड ए डिसिप्लिन लाइफ। आपकी जीवन जो है वो अनुशासन में होना चाहिए। अनुशासन किसके लिए? सबसे पहले अपने लिए, दूसरा अपने परिवार के लिए, तीसरा अपने समाज के लिए। अपने लिए कैसे? शनि कहता है कि अपना ध्यान रखिए, खाना पीना, किस टाइम आप खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अपनी सेहत का ध्यान कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। पढ़ने की आप कि हम शायद अपने लिए सबसे ज्यादा क्रूअल हैं, कोई ध्यान नहीं रखता। रात को 12 बजे भी खाते हैं, 2 घंटे आता है वो खाते हैं। और आजकल तो जब ऑनलाइन सर्विस शुरू हो गई है, तो बच्चे मैंने देखा रात रात भर खाने ही मंगाते रहते हैं, और जब बीमार हो जाते हैं तो भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं कि शायद हमारा भाग्य इतना खराब था। भाग खराब नहीं था, भाग तो अपने आप खराब किया गया है। तो शनि कहता है कम से कम अपना ध्यान तो कर लो, और किसी का नहीं तो। और दूसरा कहता है परिवार का। परिवार में झगड़े क्यों होते हैं? परिवार में झगड़े इसलिए होते हैं कि हमारी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज है परिवार के प्रति, हम नहीं निभाते, उनको नेग्लेक्ट करते हैं, उनको झगड़े होते हैं। तो शनि कहता है कि आपने परिवार बनाया है, आपकी ड्यूटीज है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। और तीसरा समाज के प्रति। आप देखिए कि दिल्ली में पोल्यूशन की क्या हालत है। आप सोच भी नहीं सकते कि सांस लेना मुश्किल है, और कितना भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इशू कर दे कि ताकि नहीं छुटाने हैं दोबारा, लेकिन हम नहीं मानते। हम पूरा योगदान देते हैं एयर को पोल्यूट करने में, और शनि का नाम होता है। शनि कहता है कि आपकी लाइफ को अनुशासन में होना चाहिए। और चौथा कहता है कि यू हैव टू बी जस्ट विद एवरीवन। किसी भी प्रति अन्याय मत करिए। ये 4 चीजें अगर हम अपने जीवन में उतार लेंगे, तो आप देखिए कि शनि कभी भी कैसी भी पोजीशन हो आपको कभी परेशान नहीं करेगा। आपको भाग्य आपकी जो है वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन अब वो नहीं करते। हम जाते हैं पंडितों के पास, वो पंडित कहते हैं कि तेल चढ़ा दो, वहां जाके लाइन पर लग जाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला। 1% भी फायदा नहीं होगा जब तक आप अपने कंडक्ट को या जो शनि आपसे चाहता है वो ठीक नहीं करेंगे। तो ये उपायों का महत्व है। और बच्चे को भी अगर थोड़ा सा हम शुरू से मैंने कहा कि डिसिप्लिन में उसको सिखाएं, खाने पीने के लिए खास तौर से, और वो एक्सरसाइज की आदत डालें, मेडिटेशन की आदत डालें। एक तो ये उपाय है। दूसरा ये है कि थोड़ा सा मैं नहीं, 1 घंटा बाद ये तो 5 एलिमेंट होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। आपको शायद मालूम नहीं है कि एलिमेंट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रूल करते हैं। पृथ्वी 6 मिनट के लिए रूल करता है, जल 12 मिनट के लिए, अग्नि 18 मिनट के लिए, वायु 24 मिनट के लिए, आकाश 30 मिनट के लिए। और ये 90 मिनट का एक साइकिल होता है, 90 मिनट का। और हम लोग 90 मिनट के बाद ये साइकिल रिपीट होता है। तो अगर हम कोई काम कर रहे हैं, किसी चीज के ऊपर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो 90 मिनट तक तो हम कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कंटिन्यूअस करेंगे उसको, तो आपका कंसंट्रेशन लूज हो जाएगा। तो बेस्ट रेमेडी होती है कि बच्चे को मत कहिए कि 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो। 90 मिनट के बाद उसको ब्रेक मिलना चाहिए थोड़ा सा। भले ही वो 2 मिनट का ब्रेक हो, उठ के खड़ा भी हो जाएंगे तभी भी काफी है। हम कंसंट्रेट कर पाएंगे, बहुत प्रोडक्टिव हो पाएंगे। और दूसरा जो कहते हैं कि 3 गुण होते हैं, एक सात्विक गुण होते हैं, एक राजसिक गुण होते हैं, तामसिक गुण होते हैं। राजसिक मतलब जो बहुत पॉजिटिव होते हैं, सात्विक जो है बहुत पॉजिटिव होते हैं, राजसिक मतलब मिक्स टाइप के होते हैं, तामसिक खराब होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो कहते हैं जहां तक समय का सवाल है, सुबह 4 से लेकर 8 बजे तक और शाम को 4 से लेकर 8 तक सात्विक गुण होता है। इस टाइम अगर बच्चा पढ़ेगा तो उसको सबसे ज्यादा फायदा होगा। और सुबह 8 से लेकर शाम के 4 बजे तक राजसिक गुण होता है, तो मिक्सचर होता है। और लेकिन रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक तामसिक गुण होता है। उसमें जो भी काम करेंगे हमारी एफिशिएंसी बहुत कम होगी, हमारी नेगेटिविटी बहुत बढ़ेगी।
और हम लोग करते यही है कि रात को पढ़ना शुरू करते हैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात रात हम सोते नहीं है, तो सारी नेगेटिविटी हम लोग करता है अपने अंदर। अब मैं बताता हूँ कि मैं अभी प्रवास जी मेरे बारे में बता रहे थे, मैं कभी रात को 8 बजे के बाद नहीं पढ़ा कभी भी लाइट का जो कोई भी एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम हो, रात को 8 बजे के बाद मैं नहीं पढ़ा है। इन चीजों का भी ध्यान रखें बच्चों के ऊपर, तो बच्चे जो है काफी अच्छा कर सकते हैं अपने लाइफ में। इसमें सर चूंकि जो हम लोगों का सेगमेंट है और चूंकि देखिए साथियों, चर्चा तो बहुत अच्छी है और ये अनंत है, लेकिन समय हर चीज की सीमा बांध देती है और समय का मात्रक जीवन ही है और यही अनमोल है, क्योंकि जीवन की भी समय मात्रा बांध रखा है। और आप ये जानिए, जो सर ने शुरू में कहा कि 95% एस्ट्रोलॉजी में जो सलाह है आपको मिल रहा है, आप प्रयास ये करें कि आप सलाह किससे ले रहे हैं, गुरु कौन है। जैसे मैंने तो आदरणीय सर को चुना और सर की प्रोफाइल आपको हमने बताया और सर ने बताया, ये कौन बता रहा है, ये वो बच्चा बता रहा है जिसने मतलब सबसे कम उम्र में विश्व में ग्रेजुएट हुआ कि हम कभी 8 बजे के बाद नहीं पढ़े। मैं अगले सत्र में सर कुछ सवाल भी लूंगा, दो ज्यादा नहीं, क्योंकि समय हमें इजाजत नहीं दे रहा। एक प्रश्न में थोड़ा सा जी माफ करेंगे मुझे जी शादी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अक्सर जब मैरिज की बात होती है तो हम लोग मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप की बात करते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं कि मैचिंग के लिए, और ज्योतिष क्या करते हैं कि इतने गुण मिल रहे हैं, तो गुण मिलानी हमने सुना है कि इतने गुण मिल रहे हैं, और जैसे उसने कहा कि 20, 25, 36 मिल रहे हैं, तो फटाफट शादी कर ले। पहली चीज तो मैं बताना चाहूंगा कि ज्योतिष में कभी नहीं कहा कि गुण मिलाने या मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप। मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप एक बहुत एक मुश्किल काम होता है, बहुत ही एक विद्वान ज्योतिषी कर सकता है, और उसके लिए एक डिटेल्ड प्रोसीजर बताया गया और उसमें कहा कि सबसे पहले हमें उनकी आयु का निर्धारण करना है कि इनकी आयु कितनी होगी। तो आप चाहेंगे कि जिससे हम शादी कर रहे हैं पूर्ण आयु दोनों की जो है। सेकंड कहा कि उनको मेंटल और साइकोलॉजिकल लेवल पर उनकी कंफर्टेबिलिटी देखिए, तो मेंटली लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर इक्वल है नहीं है। और तीसरा कहा कि कोई ऐसे फैक्टर तो नहीं है कि विच इंडिकेट सेपरेशन डिवोर्स, कि दो व्यक्ति साथ में रह भी सकते हैं, नहीं रह सकते। और उसके बाद कंपेटेबिलिटी की बात आई लास्ट में। और ये जब गुण मिलान का कंसेप्ट बना था, जब सोसाइटी हमारी बिल्कुल अलग थी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हुआ करती थी और फीमेल्स जो है वो पूरा का पूरा मेल के ऊपर डिपेंडेंट थे, फाइनेंशियली जो है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। और इसी को ध्यान में रखते हुए गुण मिलान का कंसेप्ट बना, और जरूरत थी उस टाइम जो है कि ऐसा कंफर्टेबिलिटी हो कि फीमेल को इंटरफेयर ना करे फैमिली मैटर में, तो उसको ध्यान में रखते हुए गुण मिलान का कंसेप्ट बना। और आज हम जानते हैं कि सोसाइटी हमारी पूरी बदल चुकी है, इट्स नॉट मेल डोमिनेटेड, वी टॉक ऑफ इक्वालिटी एंड मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जब हमारी सोसाइटी चेंज हो गई और जिस पर्पस के लिए वो बना था मिलान का, वो आज अवेलेबल है ही नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो गुण मिलान है दैट इज टोटली ऑब्सोलीट, इररिलेवेंट, आउटडेटेड। लेकिन दुर्भाग्य है कि 95% शादियां सिर्फ गुण मिलान के बेसिस पर हो रही है। जी, मैं आपको कुछ सलाह दूंगा कि अगर कोई फैमिली में शादी करनी है तो आप गुण मिलान को मत देखिए, कोई उसका रेलेवेंस नहीं है, पर किसी विद्वान ज्योतिष के पास आप जाएंगे, वो आपको सही सलाह दे सकता है। जी सर, देखिए जिन महत्वपूर्ण विषयों पर हमने चर्चा की, बहुत अच्छा ये चर्चा का विषय रहा और हम बता रहे थे आपको कि अच्छा गुरु होना बहुत जरूरी है। आदरणीय सर के बारे में मैं ये भी बता दूं, 45 वर्षों से आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे हैं। फ्यूचर पॉइंट आपके द्वारा संचालित होता है और अभी रिसेंटली आदरणीय सर ने मुझे ये पुस्तक गिफ्ट की है and it is Nakshatras published by Nagin Prakashan Meerut और it is available everywhere। आप कोई भी ज्योतिष सीखना चाहते हो या सही सलाह लेना चाहते हो तो ऐसे इंटेलेक्चुअल्स के पास आइए जो आपको सही बताए। मैं हमारे सामने
देवतुल्य ये श्रोता बैठे हुए हैं, मैं आप में से अगर किसी के पास कोई जिज्ञासा हो, मैं समय की बाध्यता के नाते बहुत अधिक जिज्ञासा नहीं ले सकता। हाँ सर, बताएं सर। आ जाइए, आगे आ जाइए। हाँ, एक अनुरोध है, ऑल क्वेश्चंस मस्ट बी रिलेटेड टू द एस्ट्रोलॉजी ओनली। सर सबसे पहले तो सर बहुत बहुत नमस्कार सर आपका। मैं कार्यक्रम के बीच में सर आया, क्योंकि बहुत जिज्ञासा रहती है ज्योतिष की, और मैं खुद अध्ययन भी करता हूँ, और घर पे भी ये अनुष्ठान पूजा पाठ के सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। तो जैसे ही मैं आपको सुन रहा था, बहुत अच्छे से मैं सुन रहा था, आपने सारी बातें, मैं टेक्नोलॉजी को अच्छी समझता भी हूँ बहुत, तो मैंने देखा। तो मेरे कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सबसे पहले तो ज्योतिष का नाम सुन के ही लोग भाग जाते हैं, कहते हैं कि ये ज्योतिष क्या बताएंगे, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, कर्म में विश्वास रखिए। तो ये भी बात सही है, जहां तक कि कर्म में विश्वास रखना चाहिए। It's my humble request, please, to be pointed on the question only. सर हाँ सर, क्वेश्चन पूछते हैं सर। सर क्वेश्चन ये है सर कि पहला तो क्वेश्चन यही है कि ज्योतिष में लोगों को कैसे बताया जाए कि ये चीजें आपने जो भी सारी बातें बताई, मुझे लगता है कि मेरे जीवन से जुड़ी है। एसेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी पूरी मैं समझता हूँ, मेरे साथ जो भी होता है एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग। मैं अभी आज स्कूल से, मैं एक अध्यापक भी हूँ कॉन्वेंट स्कूल में, मैं आ रहा था, लेकिन मैं वहां से चला आया, मैं क्वेश्चन पर ही आता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर एक योग होता है काल सर्प योग, कुछ लोग उसको दोष बोलते हैं, उस पर मैं आपकी सर कुछ बातें सब जानना चाहूंगा, क्या है ये सर? हाँ, बहुत अच्छे हैं, मैं जवाब भी देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि ज्योतिष क्या कर सकता है, और अक्सर ये सवाल आता भी है कि अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर आपका भाग्य नियत है तो आप ज्योतिष क्यों कर रहे हैं, क्या फायदा होगा इसका। पहली चीज तो मैं बताना चाहूंगा कि अभी मैं अमेरिका में था, तो मैं अपनी डॉक्टर के साथ ट्रैवल कर रहा था, गाड़ी में जा रहा था, उसकी एक फ्रेंड भी बैठी थी। उसने कहा, अंकिल आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, आप कहाँ ज्योतिष के चक्कर में पड़ गए, और ज्योतिष जान के आप कर क्या लोग। मैंने उससे कहा कि बेटा आप वेदर फोरकास्ट देखते हैं नहीं देखते रोज शाम को? हाँ अंकिल देखते तो है वेदर फोरकास्ट। बोले क्या करते हो उसको? जिस टाइम थंडर स्टॉर्म होता है वो होगा, जिस टाइम बारिश होगी, जिस टाइम सन निकलेगा नहीं। आप क्या कर लेते हो? अच्छा आप क्या कर लेते हो? कहती है कि अंकिल वी कैन प्लान द एंटायर डे, और बहुत फायदा है हमारा उसका। मैं कहा दैट इज द पॉइंट। आप एक दिन की प्लानिंग की बात कर रहे हैं, मैं आपको लाइफ का प्लान करने की बात कर रहा हूँ, जीवन को कैसे हम प्लान करें। और कोई भी जो हमारे हॉरोस्कोप है वो ये नहीं बताता कि आपके साथ यही होगा, ये बताता है आपके साथ ये होने की संभावना है। और उसको जानकर ज्योतिष ने बता दिया गड्ढा है सामने, आपकी मर्जी, आप कूद जाइए या निकल जाइए साइड से जो है। तो एस्ट्रोलॉजी सब कुछ कर सकता है। आप कहते हैं कि लोग कहते हैं कि ये लीड टू फैटलिज्म, मैं कहता हूँ डजंट लीड टू फैटलिज्म। भाग्यवादी नहीं बनाता, ये कहता है कि आप अपने भाग्य के खुद निर्माता हैं, आप अपने भाग्य को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल नहीं, टाइम मिलेगा तो आपको बताऊंगा, हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स लोगों ने अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। और थोड़ा सा इन्होंने काल सर्प योग की भी बात की, जिसके बारे में बहुत भ्रांतियां हैं, और मैं कहता हूँ कि 99% लोग नहीं जानते काल सर्प योग क्या है। और आपको अक्सर कोई कहेगा ऋषिकेश चलो, कोई कहेगा नासिक चलो, कोई कहेगा गंगा चलो, आपको उपाय कराते कोई फायदा नहीं होता। काल सर्प योग का अर्थ होता है कि जब सारे प्लैनेट राहु केतु एक्सिस के एक तरफ होते हैं। और दूसरी मैं बताना चाहूंगा कि काल सर्प योग का हमारे डे टू डे लाइफ से कोई मतलब नहीं है, डे टू डे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। लेकिन जब सारे प्लैनेट एक तरफ होते हैं तो नेचुरली अगर आप तराजू में सारी चीजें एक तरफ रख देते हैं, इम्बैलेंस होगा। अब वही हमारी लाइफ में होता है। काल सर्प योग जिसके भी होगा आप देखेंगे उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होता है, लाइफ का कोई ना कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उसकी लाइफ से मिसिंग होता है। किसी को शादी का सुख नहीं है, किसी को हेल्थ का सुख नहीं है, किसी को बच्चे का सुख नहीं है, वो होगा, वो डेफिनेटली होगा जो है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन डे टू डे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। थैंक यू सर। आदित्य सर, आपका प्रश्न जो था, प्लीज प्लीज। जैसे कि जब ज्योतिष, अभी एक क्वेश्चन आपके पास आया था, मैं बड़ा क्लियर शब्दों में पूछना चाहता हूँ कि ज्योतिष एक विज्ञान है, अंधविश्वास? और अगर ये विज्ञान है तो आज तक के दुविधा की स्थिति क्यों बनी रही? पहली चीज।
बहुत अच्छा प्रश्न है कि मैं बहुत सारे टीवी शो में जाता हूँ और वो कुछ साइंटिस्ट को बुलाते हैं और हमको भी बुलाते हैं, और अक्सर जो साइंटिस्ट कहते हैं कि ये विज्ञान नहीं है, इट्स नॉट अ साइंस, दिस इज एन आर्ट। और मैंने कई बार कोशिश की उनसे पूछने के लिए कि डू यू नो द मीनिंग ऑफ साइंस, डिक्शनरी मीनिंग साइंस का क्या है? एंड आई टेल यू कि नोबडी कुड टेल मी द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ साइंस। डिक्शनरी मीनिंग ऑफ साइंस इज कि एनी नॉलेज पुट इन ए सिस्टमैटिक ऑर्डर इज ए साइंस। हम सोशल साइंस को साइंस कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस को साइंस कहते हैं, लीगल साइंस को साइंस, उनको साइंस क्यों कहते हैं हम लोग? तो मैं कहूँगा एक ज्ञान है, और ज्ञान भी एक ऐसा ज्ञान है जो कि दिव्य ज्ञान है। इससे बेटर दुनिया में कोई नॉलेज नहीं हो सकती। और इन्होंने कहा कि सबको फायदा क्यों नहीं हो रहा? फायदा इसलिए नहीं हो रहा कि 95% लोग तो जानते ही नहीं है एबीसी, जो सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर है, जो आप रोज टीवी पर देखते हैं, जो रोज इनके बारे में आप जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजर है। आई कैन टेल यू कि हमारे पास तो सब आते हैं सर्टिफिकेट लेने के लिए, और उनको एबीसी भी नहीं आता, वो दुनिया आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो जब ये एक्सप्लॉइटेशन बंद कैसे होगा? जब हम इसको पढ़ाना शुरू करेंगे। और अच्छी बात यह है कि शायद सभी लोगों को मालूम है कि फरवरी 2010 में जब ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, तो यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था कि इस सब्जेक्ट को अनिवार्य रूप से सब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। क्या हंगामा हुआ था उस टाइम? लोग पूरी तरह से इसको रोकने में लग गए कि हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, PIL भी फाइल किया, पर कहीं से जब मदद नहीं मिली तो अब कुछ यूनिवर्सिटीज ने पढ़ाना शुरू किया। जैसे मैंने कहा कि इग्नू में प्रभात जी भी कर रहे हैं, हमें मैं भी वहाँ पर एकेडमिक काउंसलर हूँ। He's also the student of IGNOU. हाँ, और मेरठ में एक यूनिवर्सिटी है, मेवाड़ में एक यूनिवर्सिटी है, जैन विश्व भारती है, लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है। मैंने कहा हम लोग तो क्लास करते हैं रोज, आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि जो लोग टॉप पर हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, वो आज ज्योतिष सीखते हैं। जिस दिन ये ज्ञान का थोड़ा सा अवेयरनेस आएगी तो अपने आप जो रिसर्च होगी, लोग इसको जानेंगे, तो उसका इस्तेमाल भी सही ढंग से होगा। Thank you so much, sir. Really, it's very awesome talk show that देखिए मेरे पास शब्द नहीं है, अकल्पनीय है। आपकी यहाँ उपस्थिति ही मेरे लिए अभी भी मुझे चुटकी काटना पड़ेगा कि आप यहाँ हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ आपका विद्यार्थी होने की वजह से कि आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी मुलाकात हो जाए, इसकी गारंटी नहीं। और आप यहाँ हैं, इट्स रियली अमेजिंग फॉर दिस पुस्तक मेला। और ये जो अभी सर ने कहा ना, दिस इज द इग्नू। इग्नू में जो ज्योतिष की क्लास चलती है, भारत सरकार चलवाती है, आप उसके एकेडमिक काउंसलर हैं, आप सलाहकार हैं कि ज्योतिष को स्नातकोत्तर में कैसे पढ़ाया जाए। अब जिनके भी प्रश्न नहीं हो पाए हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूँ, समय हमें इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। आपके जो भी प्रश्न होंगे, मैं आपके पास उपस्थित हूँ, आदरणीय सर आपके पास उपस्थित हैं, सोशल मीडिया अवेलेबल है, हम उन्हें उन विषयों पर चर्चा कर लेंगे। मैं निवेदन करूंगा विकास जी से कि प्लीज कंडक्ट दिस। दुर्गेश्वर जी, प्रहलाद जी,